बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है युगों का दौर। और इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनमें से कुछ शीर्षक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जिस शीर्षक की बात हम करने जा रहे हैं वो है भारत का प्राचीन रंगमंच और ये शीर्षक इस पाठ का 5वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें भारत के रंगमंच के बारे में क्या बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है आज का शीर्षक है भारत का प्राचीन रंगमंच। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि रंगमंच का क्या अर्थ है। अगर अंग्रेजी में बताया जाए तो रंगमंच स्टेज को कहा जाता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करें। पहले के जमाने में जैसा कि हमें पता है कि बहुत ज्यादा मनोरंजन के साधन लोगों के पास नहीं थे, तो यहाँ पर रंगमंच जो है एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लोकप्रिय साधन था लोगों के मनोरंजन का। अब इस मंच पर कलाकार आते थे और वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। एक समय ऐसा आया जबकि भारत में नाटकों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे या बहुत ज्यादा इच्छुक रहते थे कहानियों पर आधारित नाटक देखने के। तो उस दौर में किस तरह का युग था वो, उस वक्त क्या क्या ऐसे बदलाव आए, रंगमंच का भी किस तरह से विकास धीरे धीरे हुआ, ये सारी चीजें हम इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है स्वतंत्र विकास। रंगमंच का धीरे धीरे स्वतंत्र विकास होता गया। जो सबसे शुरुआती दौर में जिन शीर्षकों के अंतर्गत या जिन कहानियों को लेकर नाटक की प्रस्तुति की जाती थी वही हमेशा चलती रही। धीरे धीरे ये सारी चीजें भी बदलती गई और रंगमंच का विकास भी होता गया। आरंभ ऋग्वेद पर आधारित। शुरुआती दिनों में जो ऋग्वेद था, जैसा कि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, तो उनमें से जो ऋग्वेद था उस पर आधारित बहुत सारे नाटकों का मंचन किया गया। उसमें जो भी चीजें लिखी गई थी उन्हें नाटक के रूप में मंचों पर प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद है रूप नाटकीय, और जो उसमें पात्र होते थे और नाटक के रूप में जो पात्र थे वो ऋग्वेद में लिखी हुई बातों का मंचन किया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे जब इसका विकास और ज्यादा हुआ तो उसके बाद रामायण का उल्लेख और महाभारत का उल्लेख। रंगमंच में रामायण और महाभारत से जुड़ी जो घटनाएं थी उनकी भी प्रस्तुति फिर शुरू हो गई। इसके बाद है रामायण महाभारत के बाद कृष्ण लीला से संबंधित गीत संगीत का भी समावेश होने लगा। धीरे धीरे कृष्ण लीलाओं से संबंधित नाटकों का मंचन भी इन रंगमंचों में किया जाने लगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कृष्ण का नाम आता है वहाँ पर गोपियों के साथ रचाई गई रास लीला का भी जिक्र जरूर होता है। कृष्ण लीला के साथ साथ गीत संगीत का जो कार्यक्रम था वो भी बीच में दिखाया जाता था, जो कि लोगों को बहुत ही मनोरंजक लगता था। 6वीं 7वीं शताब्दी में पाणिनि के नाट्य रूपों का भी उल्लेख। यहाँ पर धीरे धीरे जो उस वक्त के रचनाकार थे वो भी धीरे धीरे इस तरह के नाटकों को लिखने में अपनी इच्छा दिखाने लगे। तो यहाँ पर पाणिनि द्वारा भी 6वीं और 7वीं शताब्दी में बहुत सारे नाटक लिखे गए और उन नाटकों का नाट्य रूपांतरण भी मंचों पर किया जाने लगा। बच्चों, अगर चाहें तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी टॉपिक समझाने के बाद मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम दूं ताकि वो इसका स्क्रीनशॉट ले सके। इसके बाद धीरे धीरे जैसा कि हमें पता है रंगमंच में भी विकास हो रहा था। धीरे धीरे रंगमंच का रूप भी बदल रहा था। तो यहाँ पर रंगमंच की कला पर आधारित नाट्य शास्त्र का इतिहास। अब धीरे धीरे जिस तरह से रंगमंच के ऊपर अलग अलग कहानियों अलग अलग घटनाओं को लेकर के नाटक दिखाए जा रहे थे, तो अब जो रचनाकार थे उन्होंने एक अलग तरह के शास्त्र की रचना की जिसे नाट्य शास्त्र का नाम दिया गया। तो यहाँ पर कवि और लेखक अब धीरे धीरे इस तरह की रचनाएं और लेख लिखने लगे जिन्हें की नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाना था। वो जो चीज थी उसे नाट्य शास्त्र का नाम दिया गया। आइए देखते हैं आगे। 3री शताब्दी की रचना मानी जाती है। प्राचीन काल की ऐसी बहुत सारी रचनाएं हमें मिली हैं जो कि मानी जाती हैं कि वो नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण के लिए ही लिखी गई थी। इसके बाद है नाट्य कला पूर्ण विकसित। अब धीरे धीरे जो नाट्य कला थी उस वक्त की, नाटक दिखाने की जो कला थी वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रही थी और ऐसा माना जाता है कि उसका पूर्ण विकास हो रहा था। आगे है सार्वजनिक नाट्य प्रस्तुति सामान्य बात थी।
उस वक्त के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबार में इस तरह के गीत संगीत और नाटकों का प्रस्तुतिकरण तो किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत कम लोग ही उस चीज को देख पाते थे। आम जनता जो है वो उन चीजों का मजा नहीं ले पाती थी। तो अब इसी को देखते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक नाट्य प्रस्तुति भी सामान्य बात होने लगी। धीरे धीरे सार्वजनिक स्थानों पर भी नाटकों का मंचन किया जाने लगा। इसके बाद है नियमित रूप से संस्कृत नाटक लिखे जा रहे थे। तो यहाँ पर उस वक्त के जो रचनाकार और लेखक थे वो नाटकों के लिए ही अपने लेख लिख रहे थे, और वो भी संस्कृत भाषा में लगातार इस तरह के लेख वो लिख रहे थे। आगे है प्राचीन नाट्य रचनाओं में लेखक के नाम का स्पष्ट उल्लेख। हमें प्राचीन काल की ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिली हैं जो कि उस वक्त के लेखकों के द्वारा लिखी गई थी, और उसमें साथ ही लेखक के नाम का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। लेखक का नाम भी उसमें बहुत ही साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में कुछ ऐसे महान रचनाकार थे जिन्होंने नाटकों के लिए ही रचनाओं का निर्माण किया। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से लेखक थे या कौन कौन से ऐसे नाट्यकार थे। उनमें पहला नाम आता है प्राचीन काल के प्रसिद्ध नाट्यकार भास। यहाँ पर भास जो है उनका सबसे पहले नाम आता है। इन्होंने 13 नाटकों का संग्रह लिखा था। इन्होंने इस तरह की 13 रचनाएं लिखी थी जिन्हें एक कलेक्शन के रूप में माना जा रहा था, और इन सारी रचनाओं का या कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी किया गया, नाट्य मंचन भी किया गया। अब यहाँ पर भास के अलावा जो दूसरे नाट्यकार थे उनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष के नाटक प्रमुख हैं। यहाँ पर अश्वघोष द्वारा भी ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी जो कि नाट्य मंचन के लिए ही वो सारी रचनाएं थी, और उन रचनाओं के ऊपर नाटक भी प्रस्तुत किए गए थे। तो आइए देखते हैं अश्वघोष के बारे में और भी कुछ जानकारी दी गई है, वो किस तरह से है। तो आइए देखते हैं अश्वघोष जो नाट्यकार थे उनका क्या योगदान था। पहला है संस्कृत भाषा में लिखे प्राचीनतम नाटक। अश्वघोष द्वारा बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी गई थी जो कि नाटकों के लिए ही लिखी गई थी, और वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे है ताड़ पत्रों पर लिखे पांडुलिपियों के रूप में। तो जैसा कि आपको पता है उस वक्त कोई ऐसा साधन नहीं था जिस पर कि लिखा जाए, तो उस वक्त ताड़ पत्रों पर जो भी अपने लेख होते थे, रचनाएं होती थी, वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। तो यहाँ पर ताड़ पत्रों पर पांडुलिपियों के रूप में, पांडुलिपियों का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से लिख रहा हो, तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो इस तरह के ताड़पत्रों पर और पांडुलिपियों के रूप में बहुत सारी रचनाएं हमें अश्वघोष की मिलती हैं। आगे है गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि रेगिस्तान एक है जिसका नाम गोबी रेगिस्तान है, वहां की सरहद, वहां के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर तूफान नाम की जगह से भी हमें बहुत सारे ऐसे रचनाओं के अवशेष वहां से मिले हैं। और यहाँ पर इन अवशेषों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मिली है वो है बुद्धचरित, बुद्ध की जीवनी। अश्वघोष द्वारा लिखी बुद्धचरित एक ऐसी पुस्तक है जिसका नाम है बुद्धचरित, और इसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद है यह ग्रंथ भारत, चीन, तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ था। यहाँ पर अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित जो रचना लिखी गई थी जिसमें कि बुद्ध की जीवनी लिखी गई है, बुद्ध के बारे में सब कुछ लिखा गया है, ये जो किताब थी, ये जो रचना थी, यह भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हुआ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत, चीन और तिब्बत में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो यही कारण था कि बुद्ध चरित जो किताब थी, बुद्ध चरित जो रचना थी अश्वघोष की, वो इन देशों में, भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई। आगे है धर्मपरायण बौद्ध थे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अश्वघोष जो नाट्यकार थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे है प्राचीन भारतीय नाटकों का प्रचार। अब यहाँ पर जो प्राचीन काल में जो नाटक दिखाए जाते थे या रंगमंचों पर जो नाटक प्रस्तुत किए जाते थे उनका बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ था। और ये प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, आइए देखते हैं। पहला है यूरोप में 1789 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय नाटक का प्रचार। यहाँ पर यूरोप में जिन कहानियों पर या जिन रचनाओं पर भारतीय नाटक दिखाए जाते थे या रंगमंचों पर जिनकी प्रस्तुति की जाती थी, उनका प्रचार प्रसार जो है वो यूरोप में 1789 को हुआ था। आगे है कालिदास रचित शकुंतला। अब ये कौन कौन से नाटक थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है कालिदास द्वारा लिखी गई एक रचना थी शकुंतला, इसका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ था। आगे है सर विलियम्स जोन्स द्वारा अनुवाद प्रकाशित। तो यहाँ पर सर विलियम्स जोन्स जो है वो एक विदेशी लेखक हैं और उन्होंने कालिदास द्वारा रचित शकुंतला जो एक रचना थी उसका उन्होंने अनुवाद किया था।
आगे है जर्मन, फ्रेंच, डेनिश, इटालियन में अनुवाद। धीरे धीरे कालिदास द्वारा रचित शकुंतला जो एक रचना है उसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में भी होने लगा, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया। गेटे द्वारा शकुंतला की प्रशंसा। गेटे जो एक साहित्यकार हैं, उन्होंने भी कालिदास द्वारा लिखी जो रचना है शकुंतला उसकी बहुत ही प्रशंसा की थी। आगे का बिंदु कुछ इस प्रकार से है, संस्कृत के महान कवि और नाटककार। हमारे प्राचीन भारत के बहुत सारे ऐसे महान कवि और नाटककार भी थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपने नाटक और अपनी रचनाओं को लिखा था। वो कौन कौन थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हैं कालिदास। कालिदास को सबसे महान जो है रचनाकार माना जाता है। समय अनिश्चित है, किस काल तक ये जीवित थे या किस काल तक इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी या कोई सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं है। लेकिन जो विद्वान है उनका अनुमान है, वो अनुमान लगाते हैं कि 4वीं शताब्दी के अंत में जो कालिदास नाम के जो महान नाटककार थे वो यहाँ भारत में थे। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुए थे। यहाँ पर भारतीय विद्वानों द्वारा यह भी बताया गया है कि जब हमारे भारतवर्ष में गुप्त वंश पूरी तरह से अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से तो जाने जाते थे, उनका शासनकाल चल रहा था, तो इस काल के दौरान कालिदास भी इनके साथ ही थे। आगे है कालिदास उज्जैनी में थे। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो है वो उज्जैनी में, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, उज्जैनी में भी वो रहा करते थे। इसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं पहले के राजा महाराजा अच्छे कलाकारों को अपने दरबार में बहुत सम्मान के साथ रखा करते थे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी इस तरह के 9 कलाकार, जिन्हें 9 रत्नों के रूप में जाना जाता था, उनमें से एक रत्न जो है वो कालिदास भी वहां पर थे। इसके बाद है कालिदास की रचनाओं का भाव। कालिदास की जो रचनाएं थी वो कैसी होती थी, किस पर आधारित होती थी, तो यहाँ पर जीवन के प्रति प्रेम और दूसरा है प्राकृतिक सौंदर्य। कालिदास की जितनी भी रचनाएं हम देखते हैं उसमें प्रेम का भाव जरूर रहता है और साथ में इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी बहुत ज्यादा अपनी रचनाओं में महत्व दिया है। तो इस तरह से संस्कृत के महान नाटककार कालिदास के बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। आगे का बिंदु है कालिदास रचित लंबी कविता। कालिदास द्वारा एक ऐसी कविता की रचना की गई थी जिसका वर्णन आज भी हम हिंदी साहित्य में करते हैं। वो कौन सी कविता थी, उसका नाम था मेघदूत। अब मेघदूत के अंतर्गत क्या चीजें लिखी गई थी, क्या बताई गई थी, किस बात पर आधारित ये कविता थी, आइए देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य व प्रेम पर आधारित कविता। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि इनकी रचनाओं का जो भाव हुआ करता था वो जीवन के प्रति प्रेम, दूसरा प्रकृति की सुंदरता पर आधारित होता था। तो उसी तरह से ये जो मेघदूत थी उसमें भी हमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलेगा और साथ ही साथ प्रेम का भाव भी इसमें हमें मिलेगा। आगे है प्रेमी व प्रेमिका के विरह का वर्णन। विरह मतलब होता है अलगाव, सेपरेशन। तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मध्य जो प्रेम है, लेकिन इनके न मिलने के कारण, इनके एक साथ न रहने के कारण जो विरह का भाव है, जो दुख का भाव है, उसका वर्णन इस कविता में हमें मिलता है। इस कविता में और क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। प्रेमी को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर प्रेमी जो है उसे बंदी बनाकर अलग रख दिया जाता है और साथ ही साथ प्रेयसी को उससे अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रेमी को बंदी बनाकर अलग रखा जाता है और प्रेयसी को उससे, उसकी प्रेमिका जो है उसे उससे अलग कर दिया जाता है। वर्षा ऋतु में बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश प्रेयसी तक पहुंचाने का अनुरोध। यहाँ पर जो बंदी के रूप में प्रेमी को अलग रखा गया है वो वर्षा ऋतु के समय बादलों से अनुरोध करता है, उनसे अनुनय करता है कि वह अपनी जो तीव्र इच्छा है, तीव्र जो प्रेम की इच्छा है उसके मन में, वो संदेश के रूप में उसकी प्रेयसी तक वो पहुंचा दे। मेघदूत इसी प्रेम संदेश पर आधारित कविता है और ये जो मेघदूत जो कविता उन्होंने लिखी है वो इसी प्रेम संदेश, किस तरह से प्रेमी किस तरह के भावों का प्रयोग करता है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए किस तरह से वो बादलों से अनुरोध करता है कि वो उसके मन में जो अपनी प्रेमिका के लिए प्रेम का भाव है उसे वो किस तरह से अपनी उसकी प्रेयसी तक पहुंचाना चाहता है। इन सारी बातों का जो वर्णन है वो हमें मेघदूत नाम की इस रचना में मिलता है। आगे है प्रेम संदेश आधारित लंबी कविता और ये जो कविता काफी लंबी है और ये प्रेम संदेश पर आधारित है, इसीलिए इसे प्रेम से ओतप्रोत कविता भी हम कह सकते हैं। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है। कालिदास से पहले रचे गए प्रसिद्ध नाटक।
तो यहाँ पर कालिदास जो महान कवि थे, इनके अलावा भी हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध रचनाकार रहे थे जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं का निर्माण किया था। वो कौन कौन थे आइए देखते हैं। रचनाकार शूद्रक द्वारा रचित, यहाँ पर दूसरे जो रचनाकार थे उनका नाम था शूद्रक, उन्होंने भी प्रसिद्ध रचनाओं का निर्माण किया था। यहाँ पे कौन सी रचना थी? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाम की जो रचना थी वो शूद्रक द्वारा लिखी गई थी। मृच्छकटिकम एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो ये जो मृच्छकटिकम है इसे मिट्टी की गाड़ी हिंदी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोमल परंतु बनावटी नाटक है। यहाँ पर इस पर भी नाट्य मंचन किया गया था। ये कोमल परंतु बनावटी नाटक है, मतलब ये काफी नाटकीय रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था और उसमें जो कहानी भी लिखी गई है वो काफी बनावटी रूप ले लेती है। आगे है प्राचीन काल की मानसिकता और सभ्यता की झांकी। इस कहानी में, इस नाटक में प्राचीन काल की जो मानसिकता थी लोगों की उसको दर्शाया गया है और साथ ही साथ सभ्यता की झांकी, उस वक्त का समाज कैसा था, लोगों के विचार कैसे थे, इन सब के बारे में इस नाटक में बताया गया है। आगे है 400 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब यहाँ पर 400 ईस्वी जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपना शासन चला रहे थे, उस वक्त किस तरह के नाटक लिखे गए थे इनके बारे में भी हमें यहाँ विस्तार से पता चलता है। पहला है प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यहाँ पर इनके शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था और वो जो लेखक थे उनके वो थे विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। उनका नाम था विशाख दत्त और वो जो रचना थी, वो जो नाटक था उसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाम की एक रचना की गई थी विशाख दत्त के द्वारा और ये जो मुद्रा राक्षस जो रचना थी या जो नाटक था वो पूरी तरह से राजनीतिक नाटक था। राजनीति पर ही आधारित वो नाटक था। किस तरह से राजनीति उस वक्त की थी, किस तरह से लोग नीतियां बनाते थे, किस तरह से लोग एक दूसरे से युद्ध की योजना बनाते थे, राजकाज में शासन काल में राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें इस मुद्रा राक्षस नाम के नाटक में दिखाई गई थी। आगे है वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर आज भी लोग इस तरह की रचनाओं को देख करके आज की जो राजनीति है उसमें वो सीख लेते हैं और काफी सारी चीजें उन्हें जानने को मिलती हैं। इसके बाद आता है 7वीं शताब्दी के नाटककारों का वर्णन। इसके बाद धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, रंगमंच के क्षेत्र में भी काफी सारे बदलाव आए, काफी सारे विकास हुए। इसके साथ ही 7वीं शताब्दी में किस तरह के नाटककार थे, किस तरह के नाटक लिखे गए, किस तरह की रचनाएं लिखी गई, इनका विवरण हमें यहाँ पर मिलता है। राजा हर्ष नाटककार भी थे। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में एक बहुत ही महान राजा हुए थे जिनका नाम था हर्ष और वो एक राजा के साथ साथ वो एक नाटककार भी। नया साम्राज्य कायम किया उन्होंने, उसी वक्त अपना नया साम्राज्य कायम किया था, लेकिन साथ ही साथ वो नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। उनके लिखे 3 नाटक मिले हैं और उन्होंने नाटकों के लिए बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, बहुत सारे लेख लिखे। उनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक आज भी हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आगे है भवभूति। इनके अलावा राजा हर्ष के अलावा एक और महान नाटककार थे जिनका नाम था भवभूति। इनके द्वारा संस्कृत साहित्य के चमकते सितारे, और इन्हें संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा माना जाता है क्योंकि इन्हें संस्कृत की बहुत अच्छी जानकारी थी। संस्कृत भाषा में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं और साहित्य इन्होंने लिखा था, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे है भारत में बहुत लोकप्रिय हुए और भवभूति द्वारा लिखे गए संस्कृत साहित्य या संस्कृत में जो रचनाएं इन्होंने लिखी थी वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे, बहुत ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया था। इनकी तुलना या इनसे श्रेष्ठ केवल कालिदास को ही माना जाता था। तो यहाँ पर ये जो भवभूति थे इनकी तुलना कालिदास से की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि उस वक्त यदि कोई इनसे श्रेष्ठ है तो वो सिर्फ एक ही कवि है और वो है कालिदास। कालिदास के बाद केवल भवभूति को ही एक महान रचनाकार मानते थे। आगे है संस्कृत नाटकों की लोकप्रियता सदियों तक बनी रही। संस्कृत, क्योंकि उस वक्त की जो भाषा थी, लोगों की भाषा संस्कृत थी, इसीलिए उस वक्त संस्कृत नाटक जो है ज्यादा दिखाए जाते थे, ज्यादा उनका मंचन किया जाता था और संस्कृत नाटकों की लोकप्रियता भी लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती थी और बहुत सालों तक, सदियों तक संस्कृत नाटकों की लोकप्रियता जो है लोगों के बीच में बनी रही। यहाँ पर आगे बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से उसमें कमी आने लगी। एक समय ऐसा था जबकि संस्कृत नाटक जो थे वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का आरंभ आया, धीरे धीरे
इसमें कमी आती नजर आने लगी। धीरे धीरे ये सारी चीजें कम होने लगी, संस्कृत नाटकों का प्रचलन भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे है प्राचीन नाटकों की भाषा। अब यहाँ पर प्राचीन नाटक जो थे वो किन किन भाषाओं में दिखाए जाते थे या किन किन भाषाओं में उनकी प्रस्तुति होती थी वो हम देखते हैं आगे। भाषा मिली जुली, यहाँ पर मिली जुली भाषा का प्रयोग नाटकों में किया जाता था। वो कौन कौन सी भाषाएं थी? पहला है संस्कृत। संस्कृत में तो नाटक लिखे जाते थे, ये हमें पता है, और साथ ही साथ संस्कृत में ही उनका मंचन भी किया जाता था। लेकिन संस्कृत के साथ साथ एक और भाषा थी जिसका कि नाटकों में प्रयोग किया जाता था, वो था प्राकृत। प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। अब ये प्राकृत भाषा क्या है? संस्कृत के बोलचाल का रूप। प्राकृत में जो संस्कृत बोली जाती थी वो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत नहीं होती थी, उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दूसरी भाषाओं की मिलावट भी देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर संस्कृत की बोलचाल की जो भाषा थी उसे हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। आगे है नाटकों में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं, अशिक्षित पात्र प्राकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे नाटकों में हम एक और नई चीज देख सकते थे कि नाटकों में ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे पात्र जो थे वो बहुत ज्यादा शिक्षित होते थे, वो संस्कृत में अपने जो डायलॉग्स हैं वो बोलते थे, और जो थोड़े अशिक्षित पात्र होते थे वो हमेशा प्राकृत भाषा जो है, जो कि संस्कृत की मिली जुली भाषा है या संस्कृत की जो बोलचाल वाली भाषा है, उस भाषा का प्रयोग वो किया करते थे। और इनमें प्रायः स्त्रियां आती थी। स्त्रियां जिन पात्रों को निभाती थी वहां पर ज्यादातर उनके जो डायलॉग्स होते थे वो प्राकृत भाषा में बोले जाते थे। आगे है साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच में समझौता। अब धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि जो साहित्यिक भाषा थी, पहले की साहित्यिक भाषा संस्कृत को माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोकप्रिय कला जो थी उस वक्त की नाटक थी। नाटक देखना लोगों को बहुत पसंद था, नाटक को लोगों ने बड़ा मनोरंजन का साधन माना था, और ये जो लोकप्रिय कला जो नाटक था उसके बीच में धीरे धीरे समझौता होने लगा। एक समय ऐसा था जबकि सिर्फ जो नाटक थे वो सिर्फ संस्कृत में ही दिखाए जाते थे, या उनका मंचन जो है सिर्फ एक ही भाषा संस्कृत में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समझौता किया जाने लगा और धीरे धीरे संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा जो है उसे भी इसमें मिला लिया गया, और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग नाटकों में किया जाने लगा। आगे है प्राचीन नाटकों की प्रस्तुति। प्राचीन जो नाटक थे उनकी प्रस्तुतिकरण किस तरह की होती थी, आइए देखते हैं। प्राचीन जो नाटक थे वो किस तरह से प्रस्तुत किए जाते थे, कहाँ प्रस्तुत किए जाते थे, किनके लिए प्रस्तुत किए जाते थे, इनके बारे में बताया गया है। राज दरबारों में, पहले सिर्फ राज दरबारों में सीमित लोगों के सामने ही इस तरह के नाटक दिखाए जाते थे। यहाँ पर राजा के अलावा राज दरबार से जो संबंधित लोग होते थे वो इन दरबारों में होते थे इन नाटकों को देखने के लिए, और साथ ही साथ अभिजात दर्शक मतलब जो पैसे वाले लोग होते थे, धनी लोग होते थे, वही सिर्फ इस तरह के दरबारों में जाकर के इस तरह के नाटक वो देख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और लोक मंचन का विकास, धीरे धीरे लोगों के लिए भी इस तरह के नाटक की प्रस्तुति शुरू हो गई। सार्वजनिक स्थानों में इस तरह के मंच बनाए गए जहां पर कि आम जनता के लिए भी इस तरह की प्रस्तुति खोल दी गई, या आम जनता के लिए भी नाटक जो है वो प्रस्तुत किए जाने लगे। भारतीय पुरा कथाएं, ऐसी बहुत सारी प्रचलित लोक कथाएं हैं, लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां हैं, कहानियों का नाटक के रूप में मंचन किया जाने लगा। महाकाव्यों की कथाएं, महाकाव्य जैसे कि आपको पता है हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, तो इन पर आधारित भी नाटक किए जाने लगे। दर्शकों को इनकी अच्छी जानकारी थी, ये इसलिए भी दर्शकों को बहुत आकर्षित करती थी क्योंकि ये जो महाकाव्य हैं उस वक्त के लोगों को रटे हुए थे, उन्हें अच्छे से सारी घटनाओं की जानकारी थी। तो यहाँ पर दर्शक जो थे वो अच्छी तरह से इन कहानियों को जानते थे, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी थे और दर्शक उन्हें देखना भी चाहते थे। अलग अलग बोलियों में रचे जाते थे, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था इस तरह के नाट्य मंचन के लिए। रंगमंच के साथ लोक मंच का भी विकास होता रहा। यहाँ पर धीरे धीरे जो ये रंगमंच था, जो कि एक समय ऐसा था जबकि सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए ही सीमित था, वही लोग सिर्फ इस तरह के नाटक देख सकते थे, साथ ही साथ राज दरबार के लोग या राजा जो थे वो इस तरह के नाटक देख सकते थे। धीरे धीरे इसका जो है प्रचार प्रसार आम जनता तक भी हो गया, और लोक मंच के रूप में भी इसका विकास बहुत ज्यादा देखा जाने लगा। तो इस तरह से ये जो भारतीय रंगमंच की जो यात्रा थी, इसका जो विकास था, इन सब की जानकारी हमें इस शीर्षक के अंतर्गत। तो बच्चों, आशा है कि पाठ 4 का युगों का दौर के अंतर्गत ये जो शीर्षक आज मैंने समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पाठ के अंतर्गत जो अन्य शीर्षक है वो भी हम आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।